बच्चों, तो आज हम कंसंट्रेशन टर्म में आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों आपको, वो है हमारा स्ट्रेंथ। क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों? मैं स्ट्रेंथ को बताने जा रहा हूँ। स्ट्रेंथ बच्चों, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत, है ना। यानी स्ट्रेंथ का मतलब होता है बच्चों ताकत। यानी यहाँ से मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको बच्चों, इसको देखो, सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं? एस से। इसको डिनोट किससे करते हैं? एस से। ठीक है, देखो ये क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ मैं तो इस तरह से कर सकता हूँ, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला बच्चों मैंने? इट कैन बी डिफाइंड एज the number of gram of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? देखो, नंबर ऑफ ग्राम पर यूनिट लेंथ, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर, है ना। ग्राम पर लीटर, L फॉर लीटर। ठीक है, तो देखो S को कैसे लिखेंगे हम? S इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, इन लीटर। बच्चों यही हमारा क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो वही अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कर देते थे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कर देते थे और इसको ग्राम में मास का सॉल्यूट लेते थे, तो वो हो जाता था हमारा W/V%, है ना। W 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो वो W/V% होता था। यहाँ पे हम सॉल्यूशन को किस में ले रहे हैं बच्चों? लीटर में ले रहे हैं। तो याद रखें, ये बन जाता है हमारा स्ट्रेंथ बन जाता है। ठीक बात है बच्चों। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर, है ना। ग्राम पर ml होगा तो वो क्या हो जाता है? W/V। ये क्या है? G/L, ग्राम पर लीटर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझी होगी। एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड इक्विवेलेंट, सॉरी, स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी। स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी के बीच में एक रिलेशन ड्राइव कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, है ना। फिर मैं इसे मिटा करके आगे बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी। स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी के बीच का रिलेशनशिप हमें बताना है बच्चों। ठीक है, चलो देखो, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता था बच्चों? नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हमने क्या लिखा था बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होता था बच्चों? हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, है ना, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंथ, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/E इंटू WB/V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा S, है ना। तो N इक्वल टू 1/E इंटू S, यानी S इक्वल टू N इंटू E, है ना। याद रखने के लिए बच्चे कैसे याद रखते हैं? कुछ तो S
इक्वल टू ई एन लिखते हैं, सेम याद रखते हैं, कुछ लोग सनी याद रखते हैं, है ना, जैसे आपको मर्जी वैसे याद रखें। एस इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, ये रिलेशन होता है किसमें किसमें, स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके, फिर बच्चों हम आगे चलते हैं, आगे की कहानी और देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम आते हैं आगे रिलेशन देखने के बाद एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4 दैट हैज डेंसिटी इतना एट 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मोलरिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है बच्चों, क्योंकि वो वॉल्यूम डिपेंडेंट भी है, राइट। वॉल्यूम डिपेंडेंट होने के कारण ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। इसकी डेंसिटी दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.84 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब ml, वॉल्यूम किसमें है, 1 सेंटीमीटर की इक्वल टू 1 ml, है ना। मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चों, हमें क्या गिवन है, मास बाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, है ना, मास बाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, ओके। तो इसका मतलब मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, WA प्लस WB इक्वल टू में दे रखा है 1.84 ग्राम पर सीसी। ये ml में होगा क्योंकि ml में है सीसी, पर ml पे लिख सकते हैं, 1 ग्राम इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, और क्या देखा, कंटेंस 98% बाई वेट, 98% बाई, यानी W/W परसेंटेज है ना, परसेंटेज बाई वेट बोला है, मतलब वेट परसेंटेज दिया है। वेट परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, W/W परसेंट बोलते हैं बच्चों। सभी को ये बात समझ में आ रही है, अच्छा। तो ये कितना दिया भाई, 98%। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा H2SO4 का जो मास है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो है 98 ग्राम, और जो सॉल्वेंट है वो है 2 ग्राम। इससे ये इन्फर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में वॉल्यूम दे रखा है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आती है, ठीक है। तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा WA प्लस WB, यानी 100 बाई 1.84 इज इक्वल टू VS, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। तो यहाँ से मेरा VS आ गया बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। अच्छा, गिवन मास कितना है, 98 ग्राम। मोलर मास देखो H2SO4 का 2 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा, 32 प्लस 64 कितना हो गया, 32 34 34 98, है ना, 98 से 98 कैंसिल, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बच्चों, 1 आ गए। तो मोलरिटी कितनी हो गई, 1 × 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यानी 100 बाई 1.84। चलो इसको सॉल्व कर लो, 1000 × 1.84 बाई 100, ये ऐसे ये कैंसिल, ये कितना हो गया बच्चों, 18.4 m इज माई आंसर। 18.4 m मेरा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं आपको नीचे दिखा दूँ, है ना। अब सभी को क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 18.4 m आ गया। क्लियर है। देखो बच्चों, इतना कुछ करने से अच्छा है एक फॉर्मूला बना के रख लिया ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जल्दी से आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। जल्दी से आप पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो, चले आगे बच्चों, जल्दी से आप पॉज कर लो पहले इसको। देखो बच्चों, मैंने आंसर को यही रहने दिया है ना, आंसर को यही रहने दिया है। मैं कुछ इसके फॉर्मूले बनाना चाहता हूँ, देखता हूँ फॉर्मूले बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। मैंने को क्या बोला था, मोलरिटी निकालो,
मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मैंने ऐसा ही कर दिया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाई मोलर मास, है ना। mb से लिख रहा हूं मैं मोलर मास इंटू v ml इंटू, अच्छा इंटू 1000। हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी और परसेंटेज, डेंसिटी और परसेंटेज दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम डेंसिटी और परसेंटेज को इसमें कैसे इंक्लूड करा सकते हैं, देखना मेरी बातों को ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, इस मास ऑफ सॉल्यूट को टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देता हूँ। अगर डिवाइड करूँगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अगर डिवाइड करूँगा बच्चों तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरा बच्चों 1000 बाई mb v ml। देखो ये चीज़ मेरा क्या बन गया, ये चीज़ मेरा बन गया मास परसेंटेज, ये चीज़ मेरा क्या बन गया मास परसेंटेज। अब डेंसिटी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको देखो, ये क्या हो गया मास परसेंटेज, यानी मास परसेंटेज को मैं लिख देता हूँ P से। मास परसेंट को मैं किससे लिख रहा हूँ बच्चों, P से। मास परसेंट को मैं लिख रहा हूँ P से, है ना। अच्छा इंट WA बाई WB, इसके नीचे कर देता हूँ MB, इसके नीचे कर देता हूँ VML, है ना। अच्छा और ये कितना हो गया भाई 100। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो भाई अब क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया, गिवन मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, गिवन मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। ठीक है, तो देखो P इंटू ये क्या हो गया डेंसिटी, डेंसिटी को मैं लिखता हूँ रो से, डेंसिटी को लिखता हूँ मैं रो से, ये रो इंटू 1000, ये पूरा पार्ट मेरा क्या हो गया डेंसिटी हो गया बाई mp, यानी मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया रो इंटू मास परसेंटेज इंटू 1000 बाई mp। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा के कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है। चलो मोलरिटी परसेंटेज कितना गिवन है 98, तो 98 बाई 100, परसेंटेज को कन्वर्ट भी करना होगा बच्चों, कर लिया कन्वर्ट। रो कितना है 1.84 इंटू 1000, है ना, बाई mb। मोलर मास कितना होगा H2SO4 का, देखो 98, ये 0 से ये 0 गया, 98 से 98 गया, ये कितना आ गया भाई 18.4। देखो सेम आंसर आ गया। तो आपसे आप क्या करोगे बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने समय बहुत ही कम समय मिलता है, थोड़ा सा फॉर्मूला आप याद कर लेते हो केमिस्ट्री में तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, थोड़ा सा है ना, बहुत आसानी हो जाती है। तो फॉर्मूले को प्लीज आप याद रखा करो, है ना। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों, सब कुछ को मिटा करके मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो परसेंटेज और डेंसिटी दोनों गिवन हो, मास परसेंटेज यानी वेट परसेंटेज और डेंसिटी गिवन हो, तो आप आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाओगे और डायरेक्ट आंसर निकालोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपके लिए एक नया ड्राइव किया है। टेंशन मत लेना कि और एक फॉर्मूला आ गया, आपको वैसे भी आता है, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो, है ना। अगर फॉर्मूला याद है तो आपका बहुत समय बच जाएगा पेपर में बच्चों, है ना। तो फॉर्मूला मैंने क्या ड्राइव किया बच्चों, देखते हैं, लिख देते हैं इसको फॉर्मूले को अलग से यहाँ पे साफ साफ, क्या m इक्वल टू p इंटू रो इंटू 1000 बाई mb, है ना। क्लियर है, 98% है तो क्या करेंगे 98 बाई 100 करेंगे, 98 बाई 100, है ना। जो भी हो 100 से डिवाइड जरूर। परसेंटेज लिखना आता है ना सभी को, सभी को आता होगा। PRT बाई 100 याद है, PRT बाई 100 उसी तरह से, है ना। ये दो चीज गिवन होगा तो आप ये ऐसे लिखोगे। क्लियर, सभी को समझ में बात आ गई, है ना। अगर आपको केवल परसेंटेज को डायरेक्ट लिखना है तो आप एक काम करो 100 से भी यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दो,
98 का 98 लिख पाओगे, तो इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट दो, तो ये क्या हो गया, पीरो 10 बाई MP, है ना, पीरो 10 बाई MP, है ना, पीरो 10 MP, पीरो 10 MP या रूपी 10 MP, है ना, याद रखो। इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से अगर आपको मास परसेंटेज यानी वेट परसेंट और डेंसिटी गिवन है, वेट परसेंट और डेंसिटी गिवन है, तो n इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो P रो 10 बाई MP की जगह पे, यहाँ पे क्या जगह, यहाँ पे आता है मोलर मास, यहाँ पे हम लेते हैं इक्विवेलेंट मास, है ना, दोनों में बस इतना ही अंतर होता है, यहाँ पे मोलर मास लो, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास, दोनों क्वेश्चन आप आसानी से फिर कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं बच्चों आगे, है ना, जल्दी से पॉज करके इसको आप नोट कर लो, फिर आगे की चीज़ें हम समझते हैं। चलो बच्चों, तो अब देखते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, है ना। H2O2 सॉल्यूशन का हमें क्या देखना बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या है ना। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, H2O2 का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझने की कोशिश करना, है ना, बदमाशी ना करना, समझने की कोशिश जरूर करना लेकिन बदमाशी नहीं करना। चलो देखो यहाँ H2O2 इज एन अनस्टेबल, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। आड़ी बात समझ में, थोड़ा सा मैं इधर आ जाऊँ, अंधेरा हो रहा होगा, है ना, इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड। itself, है ना, itself, ये अपने आप ही क्या होता है बच्चों, H2O2 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, इट इटसेल्फ डिकम्पोजेस, है ना, डिकम्पोज हो जाता है, it itself decomposes in the solution। और किस तरह से डिकम्पोज होता है, एज देखो ये H2O2 है, ये डिकम्पोज होता है मेरे पानी में, H2O में प्लस O2 में, H2O प्लस O2। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करो, O2 गैस है, गैस से निकल जाएगा, बैलेंस कर लो थोड़ा सा, 2 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 2 लगा देता हूँ, अगर 2 लगाया तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी 2 लगा दूँगा, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, है ना, इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ये H2O2 हमारा वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन में अपने आप, है ना। तो ये आपको ये बात याद रखनी है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ the ratio of volume of O2 gas evolved, है ना, जो O2 गैस इसमें से इवॉल्व होती है बच्चों, जो बाहर की ओर निकलती है, टू द वॉल्यूम ऑफ, है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई और साथ ही साथ हम वॉल्यूम लेंगे किसका बच्चों, ऑफ H2O2 टेकन, है ना, जो H2O2 हमने लिया था उसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम का हम क्या निकालेंगे बच्चों, रेशियो निकालेंगे। तो इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इसी रेशियो को बोलते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, है ना, जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई प्लस बाई जो हमने H2O2 के एक्चुअल वॉल्यूम ली थी, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। बोलो बच्चों, आ रही है बात समझ में मेरी, है ना, H2O2 सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है, सभी को क्लियर है।
है ना। आई होप सभी को क्लियर होगा। तो भाई यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके, फिर मैं मिटाता हूँ ऊपर से और आपको बताता हूँ क्या। अच्छा स्पेस है थोड़ा सा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2O2 टेकन और ऊपर में वॉल्यूम ऑफ O2 गैस जो बाहर निकल। ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हमारा H2O2। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, अभी समझेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका पॉज करके, फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब हम आगे की चीज़ों को देखते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। देखो सबसे पहले तो बच्चों देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है भाई, ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ O2 बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2। ठीक है, ये क्या है, एक रेशियो है। ये क्या है बच्चों, एक रेशियो है। ये क्या है बच्चों, एक रेशियो। इट इज अ रेशियो। अगर ये रेशियो है तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिटलेस। सो इट इज यूनिटलेस। आ रही बात बच्चों समझ में, ये क्या है, यूनिटलेस। ये एक रेशियो है ना, ये एक रेशियो है, इसलिए ये क्या है भाई, यूनिटलेस। आ रही बात समझ में बच्चों। जल्दी से पॉज करके आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। वेयर इज माई टेस्टर, ये रहा टेस्टर। चलो अब आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो अगर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, सॉरी वैल्यू ऑफ, नोट करें बच्चों एक बात को यहाँ पे, इफ वैल्यू ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज ग्रेटर, यानी किसी सॉल्यूशन में बच्चों इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, है ना बेटा। तो क्या होगा, तो वो सॉल्यूशन उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि H2O2 क्या है बच्चों, H2O2 अनस्टेबल है। अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन करेगा, है ना, डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। तो हायर विल बी द डिकम्पोजिशन क्या होगा बच्चों, हायर। डिकम्पोजिशन क्या होगा, हायर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों, है ना। अगर डिकम्पोजिशन हायर होगा तो स्टेबिलिटी कैसे होगी, एंड स्टेबिलिटी विल बी लोअर, एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लोअर। याद रखना, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होगा। आ रही बात समझ में। जल्दी से पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो आप लोगों ने देखा क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ अगर H2O2 का ज़्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों, है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं बच्चों। आप लोगों ने सबने इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, H2O2 की बात करेंगे, H2O2 की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, देखो
हम जानते हैं मोलैरिटी इक्वल टू कितना होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है, हाँ यही होता है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें तो लिखना था क्या, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 लिया था और जितना ऑक्सीजन निकला था, है ना, हमने इसी तरह से किया था। हमने क्या किया था, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ H2O2 टेकन, है ना। तो भाई साहब एक बात बताओ, ये टोटल नंबर ऑफ मोलर मास, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, और मान लेता ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लिख दिया, रेशियो ऊपर नीचे लिख सकते हो आपको दिक्कत। तो ये क्या हो गया 11.2, यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 11.2 m। अगर इसी को हमें नॉर्मलिटी में लिखना हो, नॉर्मेलिटी में लिखना हो भैया, तो आप याद रखेंगे ये हो जाएगा 11.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, यानी 11.2 by 2 5.6, 5.10, ठीक, ये आपको याद रखना है ना। एट एसटीपी पे ये होता है, वॉल्यूम स्टेट मोलरिटी के टर्म्स में इतना होता है और नॉर्मेलिटी के टर्म्स में इतना होता है, ठीक है। अब देखो आगे की बात मैं करना चाहता हूँ, अगर मान लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 10, है ना, अगर मान लो इधर से लिखता हूँ मैं, इफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 10, अगर मान लो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाए H2O2 की 10 हो जाए, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, देन इट इज रिटन एज, देन इट इज रिटन एज 10V, है ना। तो हम इसको क्या लिखते हैं 10V H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन, हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों 10V H2O2 सॉल्यूशन, ठीक बात है ना। बस आपको इतना सा दिमाग में रखना है, या फिर आप इसको 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे आपके भी नहीं आ रहा होगा कि क्या बक रहा है ना। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, उस क्वेश्चन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले आप जल्दी से इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन करेंगे तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपके सामने 3.4 ग्राम ऑफ H2O2 इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है, XYZ सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम कितनी है 250 ml है, उसमें हमने क्या मिला दिया बच्चों, ये पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इतना ग्राम मिला दिया। तो बोल रहा है कि बताओ इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होगी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितनी होगी इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जितनी सॉल्यूशन हो, जितनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। चलो देखते हैं, यानी किसी भी सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए हम H2O2 डाल देते हैं। अच्छा हम क्या करते हैं, H2O2 का पहले कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, H2O2 का इस सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है वो निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। चलो मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ H2O2 इन दिस सॉल्यूशन, कि H2O2 इस सॉल्यूशन में कितना है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, इनटू V ml में और ये इनटू 1000, ठीक है, ठीक है। देखो गिवन मास कितना भाई, गिवन मास कितना 3.4 ग्राम, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.4, अच्छा, बाय मोलर मास H2O2 का 2 प्लस 16 32 यानी 34, तो ये कितना हो गया भाई 34, है ना, 34 इंटू ऊपर में 1000 और नीचे में 250।
ठीक है, इसको यहाँ से काटो 10, ये हो गया, ये 0 गया, और ये 25 का ऊपर रहने दो, ये 34 कट गया, 10/25, 5 2 10, 5 5 25, 2/5, m इक्वल टू कितना आया बच्चों, 2/5, ठीक है, 2/5 मेरी मोलरिटी है। यानी इस सॉल्यूशन में H2O2 कितना प्रेजेंट है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इस XYZ सॉल्यूशन में 250 ml के सॉल्यूशन में H2O2 इतना प्रेजेंट है। हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से कंसंट्रेशन निकाल लिया किसका, H2O2 का, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, 11.2 m, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 11.2 m, ठीक है। तो हमें तो चाहिए भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हमें तो चाहिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये कितना हो जाएगा, 11.2 इंटू 2/5, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना, डिवाइड करो फटाफट से, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और कैरी 2, 2 4 24, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 अगेन, 5 4 जा 20 अगेन, और फिर से क्या बचेगा 24, यानी आपका ये नियर अबाउट क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 बचेगा 4, 5 8 जा 40, यानी 4.48, 4.48 कितना आएगा बच्चों, 4.48, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, H2O2 की, इसके अंदर में 4.48, क्योंकि इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बहुत कम है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, थोड़ा स्टेबल हो सकता है ना, उतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं। आगे बात समझ में बच्चों, है ना, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वही इस तरह से हम क्या कर सकते थे, अगर मान लो इक्विवेलेंट मास दिया होता तो वहाँ से इक्विवेलेंट मास से हम नॉर्मलिटी निकाल लेते, नॉर्मलिटी निकाल के 5.6 इंटू नॉर्मलिटी कर देते, तो वहाँ से फिर से वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाता। आगे बात समझ में। तो बच्चों यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन टर्म्स फाइनली खत्म होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स फाइनली खत्म होता है, और आज हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे अच्छे से, है ना। चीज़ों को समझो, पहले मैंने क्या किया, H2O2 किसी में कब मिलाते हैं, जब उसको उसके स्टेबिलिटी को हमें कमजोर करना होता है, वो खुद ब खुद डिकम्पोज करने लगे, है ना। हमने क्या किया, 3.4 ग्राम H2O2 सॉल्यूशन मिलाया, किसमें 250 ml कोई सॉल्यूशन में। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि इस H2O2 सॉल्यूशन के उसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है ना, क्योंकि हम ये पता करना चाहते हैं कितना अनस्टेबल हुआ सॉल्यूशन, है ना। अब स्टेबल और अनस्टेबिलिटी की हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर बच्चों, जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। जो 11th 12th के बच्चे जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको तो अभी आगे समझ में आ जाएगा क्यों करना है ना, लेकिन जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनको ये चीज़ समझनी जरूरी है, ठीक है। 11th वाले बच्चे आप अगले साल पढ़ेंगे, 12th वाले आप सॉल्यूशन चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि अनस्टेबल करना क्यों जरूरी है, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने निकाल लिया कंसंट्रेशन, निकाल दिया कि H2O2 3.4 ग्राम H2O2 250 ml में है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, मोलरिटी, तो हमने मोलरिटी निकाल ली, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, 11.2 इंटू एम या फिर 5.6 इंटू एम, ये आपको याद रखना है। वहाँ से फटाक से हमने निकाल दिया। अब यहाँ से हम बात करेंगे 12th वालों के साथ कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी वगैरह वगैरह, लेकिन 11th वालों के लिए इतना ही काफ़ी है ना। अच्छा, 11th और 12th दोनों देखें आप लोग के लिए। अगले टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जल्दी से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले टॉपिक को देखते हैं और एक और टॉपिक बताऊँगा उसके बाद बच्चों, है ना। और थोड़ा सा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के साथ हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। चलो बच्चों, है ना, 11th 12th दोनों के बच्चे गौर से देखेंगे इसको। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चों, इसको समझने की कोशिश। देखो रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा है, रिलेटिव डेंसिटी आपने क्या पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ा है बच्चों, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। लेकिन वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो देखो वेपर डेंसिटी को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ VD, और सिंपली इसको याद रखें आप,
है ना। डेफिनेशन इसका क्या है, मोलर मास ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मोलर मास ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी हम क्या करते हैं बच्चों, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हाइड्रोजन गैस हम दोनों की डेंसिटी को, दोनों के मोलर मास को कंपेयर करते हैं, है ना। जिसका भी आपको वेपर डेंसिटी निकालना हो, जिस भी गैस का आपको, मतलब जिस भी गैस का आपको वेपर डेंसिटी क्या हो, जो भी गैस आपने लिया उसका मोलर मास ले लो, जो भी गैस लिया आपने उसका मोलर मास ले लो और हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, वेपर डेंसिटी मिल जाएगा। वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बच्चों देखो मोलर मास ऑफ गैस को मैं क्या लिखूंगा, मोलर मास ऑफ गैस को मैं लिखूंगा इस तरह से, mb ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। जबकि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है बच्चों, 2। तो यहां से क्या बनता है बच्चों, मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th वालों के लिए भी, 12th वालों के लिए भी, कंपटीशन वालों के लिए भी, बोर्ड वालों के लिए भी। मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और ये रही इसकी डेरिवेशन फ्रॉम इट्स डेफिनेशन, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट होती है। जल्दी से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, और 12th वालों आप चाहो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो इस वीडियो में, या फिर आप रेस्ट ले सकते हो, आप ही का फायदा है। थोड़ा समझ लोगे 12th वालों तो कोई लॉस नहीं। 11th वाले कंटिन्यू टू द बोर्ड, है ना। अब बच्चों हमें अगला टॉपिक पढ़ना है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। यह एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे डिफरेंट है। देखो बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला तो हमने पहले ही पढ़ लिया है ना। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कहने का क्या मतलब, मान लो मेरे पास है C2H4Cl2, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या बच्चों, एक मॉलिक्यूलर, किसी एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके एटम्स को मैं सिंपलेस्ट रेशियो में लिखता हूँ। जैसे देखो तीनों में कॉमन क्या है, 2 2 2, 2 कॉमन लेके काट दो तो क्या बचेगा, CH2Cl। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने एक चीज देखी कि हमने इसके जो नंबर ऑफ एटम्स थे उनका सिंपल होल रेशियो इसमें ले लिया, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। आ रही बात समझ में बच्चों, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला बन चुका है बच्चों। क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर होगा। तो यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बच्चों, देखो दिखाते हैं, देखते हैं हम रिलेशन क्या है। चलो दोनों का मास निकालो, दोनों का मास निकालो। पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप पॉज करके, है ना, फिर हम देखते हैं। सबने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलो देखते हैं हम क्या करते हैं। इस दोनों कंपाउंड में हमें एक चीज पता है कि इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन हम रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालते हैं, ठीक है। तो देखो कार्बन क्या, 2 × 12 ऐसे निकाल देते बच्चों, 4 × 1 + 2 × 35.5। तो ये क्या हो गया भाई, 24 + 4 + 71, है ना। 75 + 20 95 95 + 4 99। सही बात है बच्चों। 28 29, हाँ 28, ठीक है 19। अब हम निकाल लेते हैं बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, देखो एक कार्बन 12
प्लस 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 35.5, तो क्या हो गया भाई 12 2 14 और 35 क्या हो गया ये 35 45 49.5। अच्छा, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के लिए। बच्चों कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। आप क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। डिवाइड करते बच्चों, तो ये क्या हो गया 99 और ये हो गया 49.5। अच्छा, जिसको डिवाइड करते तो ये क्या आ जाता है बेटी, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, तो ये आया 2। अच्छा जी, इसमें हम क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये आ रहा था, है ना। और यहाँ पे देखो दोनों मास को डिवाइड किया तो 2 आया। तो हम इसको आज से एक फॉर्मूला बना लेते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या हमें किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पता हो, तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा किस नंबर से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास में वो चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसको आज से आप मान लोगे n, क्या मानोगे n। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, ये n हो गया, यानी n इक्वल टू एक फॉर्मूला इजाद हो गया बच्चों हमारे पास, फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। है ना, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने क्या देखा था, यहां से नीचे वाले से एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल रहा हूं, फॉर्मूला मास नहीं बोल रहा, है ना, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पकड़ पाएंगे, क्या हर बार हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास गिवन होगा, या हमें कुछ और भी गिवन होगा, या अगर दोनों मास गिवन भी हो जाए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला पता नहीं है तो इस n को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। कोई नहीं, आप स्क्रीनशॉट लो, इन फॉर्मूलों को याद रखो, एक क्वेश्चन करते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक क्वेश्चन से, है ना। चले आगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखो बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है ना, जिसमें हमें क्या बोल रहा है, एक बार सामने कर दो थोड़ा और, जिसमें हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें परसेंटेज दे रखा है ना, मास परसेंटेज सबका दे रखा है। अ कंपाउंड कंटेन्स इतना % हाइड्रोजन, इतना % कार्बन एंड इतना % क्लोरीन। एक बात तो तय हो गई, इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है ना, हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन। अच्छा देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको मास परसेंटेज जरूर देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मास परसेंटेज जरूर देगा बच्चों, ठीक है, मास परसेंटेज जरूर देगा। अच्छा, ये कंपाउंड 3 चीजों से मिलकर बना है, यानी 100% ये कंपाउंड किस चीज से मिलकर बना, हाइड्रोजन से, कार्बन से और क्लोरीन से। इन 3 चीजों से मेरा कंपाउंड बना है, ठीक है। अब देखो तो मेरे को मास परसेंटेज ऑफ क्या दे रखा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना 4.07%, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन में क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों। देखो मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज हमने करा बच्चों, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल
बाई टोटल मास इंटू 100, है ना, बाई टोटल मास इंटू 100। चलो अब देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना, है ना, टोटल मास और मास परसेंटेज में क्या होता है, किस तरह से निकाल पाएंगे बच्चों, बताओ। तो जब भी परसेंटेज गिवन होता है, मैंने आपको बोल रखा बच्चों, आप क्या मान लो, टोटल मास को 100 ग्राम मान लो। टोटल मास को क्या मानोगे, 100 ग्राम। अच्छा, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ऑफ हाइड्रोजन मास परसेंट 4.07%, 4.07। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल मास कितना, 100, क्योंकि टोटल क्या होगा, पर 100 की बात करते हैं परसेंटेज का मतलब, है ना। और आपको पढ़ाया भी था इन 100 ग्राम, है ना। मास परसेंटेज में क्या बताया था, मास ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एनी सब्सटेंस बाय प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ टोटल, है ना। 100 कट गया, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया बच्चों, 4.07 ग्राम। सिमिलरली मेरा मास ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन आएगा 24.27%, यानी 24.27 ग्राम। और मास ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा भाई, 71.65। तीनों को जोड़ के देखो तो 100 हो जा रहा है ना एक बार। अगर नहीं होता है 100 तो हमें ऑक्सीजन भी जोड़ना पड़ता है। बच्चों याद रखना, अगर इन तीनों को जोड़ के 100 नहीं होता है तो हमें इसमें ऑक्सीजन, बाकी का बचा हुआ क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। याद रखें, अगर इन तीनों को जोड़ने के बाद 100 नहीं होता है तो हमें बचे हुए को ऑक्सीजन डालना पड़ता है। चलो चेक करते हैं, 24 4 28, 28 99, 65 27 34, 34 पर 9.99, मतलब ठीक है 100 पूरा का पूरा लगभग 100 आ रहा है, 0.01 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये मास सही है। अगर ये 100 नहीं आ रहा होता तो बचे हुए को हम ऑक्सीजन का मास देते हैं। बचे हुए को हम किसका मास देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का मास देते हैं। ठीक है, इतना ही। तो ये 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए आप एक चीज याद रखें बच्चों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में समझा देता हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हमें क्या याद रखना है, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला में, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इन एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे ये बन के मिले होते हैं कंपाउंड, इज इक्वल टू द in empirical formula the elements are in the simplest ratio of their moles present in the compound। किसी एक कंपाउंड में, याद रखना बच्चों, किसी एक कंपाउंड में, है ना, किसी एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स जितने प्रेजेंट होते हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसी रेशियो में हमारे एलिमेंट्स होते हैं, और उसी तरह से हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। देखो समझने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, पहले क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो मास निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते हैं, सबके मोल्स, मोल्स ऑफ H। मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 4.07 बाई मोलर मास कितना 2, है ना। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2 होता है। ठीक है, काट दो, 2 2 जा 4, 0 का जो 0 3 5, 2.305। उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 12, काट दो इसको भी, 2 12 2 जा 22, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, कैरी 3 0, 12 1 जा 12 2 जा 24, 2.22। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, गिवन मास बाई मोलर मास, है ना। इसको काटो 75, ये 2 बार में कटेगा और ये 0.01 समथिंग, है ना, 2.01।
इस तरह से हमने इसके क्या निकाल दिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। ठीक है, इसके हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर लो, है ना, राउंड ऑफ कर लो। ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2। 1 मिनट, कोई गलती तो नहीं की, लेट मी चेक इट आउट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन का 1 होता है ना बच्चों, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4.07, राउंड ऑफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे जो मोल्स का रेशियो है क्या हो गया, मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। अब क्या करना है बच्चों, हमें मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देना है। चलो मोल्स के सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, यानी हाइड्रोजन, यहाँ से लिखता हूँ बच्चों, दिख रहा है सभी को, हाँ, हाइड्रोजन इस टू कार्बन इस टू क्लोरीन क्या है 4:2:2, यानी सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा 2:1:1। सिंपल रेशियो आ गया बच्चों। मैंने अभी भी बोला कि जो नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल रेशियो होता है, एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वही हमारा क्या बन जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना बच्चों, हाइड्रोजन गांठ मार के रख लेना अपनी जिंदगी में, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। हाइड्रोजन पूरे केमिस्ट्री में मरते दम तक याद रखना, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, फिर कार्बन है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहां सीखोगे सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं। मैं बता ही देता हूं, एक हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम होता है। तो कार्बन और क्लोरीन में कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज 10th की नहीं याद है वो याद कर ले, फोन कॉल बाहर आई है ना, फोन कॉल। तो देखो FONCL, FON, फोन कॉल बाहर। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, कार्बन की लेस है, दिस विल बी आवर सेंट्रल एटम। ठीक है, कार्बन कितना है 1, उसके बाद क्या हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 1। दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला EF। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ, यहाँ तक एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चों कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला। सबसे पहले क्या करना है, आपको मास परसेंटेज गिवन होंगे, वहाँ से आपको सबका मास निकाल लेना है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, टोटल मास को आप क्या लोगे 100 ग्राम ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ से सबका मास कैलकुलेट हो गया। मास कैलकुलेट करने के बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का लिए आपके सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। आप सबके क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, अब उस नंबर ऑफ मोल्स को राउंड ऑफ करके उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो। सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ बच्चों, और भी तरीके होते हैं है ना, लोग उसके टेबल बनाते हैं अलग अलग, मैं वो सब कुछ नहीं करता। और ये आप 11th के एग्जाम में भी करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11th के एग्जाम में भी आप करके आ सकते हो है ना। सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दिया 2:1:1, यानी हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, क्लोरीन 1 है। फिर मैंने डिसाइड किया सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल हाइड्रोजन कभी हो ही नहीं सकता, फिक्स कर दिया मैंने। और दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो इन दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, कार्बन। फिर हाइड्रोजन लिख दिया, फिर क्लोरीन लिख दिया। कार्बन कितने हैं 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है 1 है। तो यह क्या आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या निकालना बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखो कैसे करेंगे। हमें मोलर मास दे रखा है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें दे रखा है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें दे रखा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमें चुटकी में निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, है ना, दिख रहा है सभी को, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास EFM। चलो इसको हम निकालते हैं। कार्बन 12, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, इट बिकम्स 49.5, है ना, इट बिकम्स 49.5। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें कितना दे रखा है 98.96। ठीक है, अब यहां से क्या निकालना है हमें, N इज व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 98.96
by 49.5, दिस इज नियरली इक्वल टू 2, है ना। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू 2 आ गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बोर्ड पूरा मैं ऑक्यूपाई कर चुका हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास, है ना। जल्दी से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास बच्चों, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू CH2Cl। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? C2H4Cl2, C2H4Cl2, है ना। तो सबको समझ में आ गई बात। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सिंपल मोल रेशियो में नहीं लेते, इसी को लेके कर देते, है ना। भाई साहब आपको जैसे सिखाया है वैसे करना। संयोग था आंसर आ गया, हर बार नहीं। क्लियर है? संयोग था आंसर आ गया, हर बार नहीं आएगा, हर बार नहीं आएगा। इसलिए जैसे सिखाया है वैसे ही करें, जैसे सिखाया है वैसे ही करें, है ना। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने कैसे करा। सबके मास परसेंटेज गिवन थे, टोटल मास को मैंने पर 100 बार के करता हूँ। डेफिनेशन आपको बता रखा पहले भी। वहाँ से सबका मास निकाल दिया, मास निकालने के बाद सबके मोल्स निकाल दिए, और यहाँ पे बता दें कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड में, उसके नंबर ऑफ मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो, वही एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। तो सारे के नंबर ऑफ मोल्स का मैंने सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दिया। सिंपलेस्ट रेशियो 2:1:1 आया। फिर सेंट्रल एटम डिसाइड करके कंपाउंड लिख दिया। कार्बन 1 था तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 था तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1 था तो क्लोरीन 1। फिर मैंने क्या किया बच्चों? n की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला। एम्पेरिकल फॉर्मूला से इसका मास निकाला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मेरे को गिवन था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू 2 आया। तो हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। पुट कर दिया, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फटाक से आ गया। आई होप सभी को सब कुछ क्लियर होगा, है ना। जिसको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा मैं थोड़ा सा उनको लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, आई होप आप सब कुछ दिख रहा होगा, आप कोई डाउट किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा और। तो बच्चों इस चैप्टर में आपका लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें से एवोगैड्रो लॉ हमने कर लिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट यानी लॉ ऑफ डेफिनेट मास। लॉ ऑफ डेफिनेट मास क्या होता है भाई, ये आप सबको पता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। तो एक लास्ट 1 घंटा और बचा है मेरा, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन के साथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करवाने हैं मेरे को। बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं बचा बच्चों, पूर्ण रूप से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे 1 घंटे और लूंगा, जिसमें आपको बहुत सारे मेरे को क्वेश्चंस करवाने हैं, है ना। बहुत सारे मेरे को क्या करवाने हैं बच्चों? क्वेश्चंस करवाने हैं। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, सारी चीज़ों को समझो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन छोटे छोटे से, है ना। बहुत सारे डेफिनेशन तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी की बुक में सब लिख रखा है। फिर भी हम उसको एक बार देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। उस पर इम्पॉर्टेंट क्या बच्चों? क्वेश्चंस करना। तो उस पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। और जो अभी तक आपने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा है बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स आपके इस चैप्टर में भी इम्पॉर्टेंट है। आगे आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। आगे आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12th में, वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने बताया है, मैंने एज अ होल पूरा ही बता दिया कंसंट्रेशन टर्म। इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन टर्म आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय।